हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 21 जून 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कौन से राज्य के महेशतला में 35 मेगालीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। देखिए, हाल ही में जो है आपका नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल के महेशतला, जो कि गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक शहर है, में 35 मेगालीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस प्लांट के निर्माण हेतु हाइब्रिड वार्षिकी पीपीपी मोड के तहत हस्ताक्षर किए गए थे। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था, ताकि प्रदूषण की प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प जैसे दोहरे उद्देश्य को पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से बहुचर्चित एथलीट और फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी दिलीप सिंह, ऑप्शन सी ज्योतिर्मयी सिकदर, ऑप्शन डी श्री राम सिंह। देखिए, बहुचर्चित एथलीट और फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध मिल्खा सिंह का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 17 अक्टूबर 1935 को लायलपुर पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है, में जन्मे मिल्खा सिंह विभाजन के बाद जो है 1947 में भारत चले आए। इसके पश्चात वे भारतीय सेना में शामिल हुए और इस दौरान मिल्खा सिंह ने एक धावक के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1958 में एशियाई खेलों में सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर दोनों में जीत हासिल की। उसी वर्ष उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जो खेलों के इतिहास में भारत का पहला एथलेटिक्स स्वर्ण पदक था। मिल्खा सिंह को 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने पंजाब में खेल निदेशक के रूप में कार्य किया। मिल्खा सिंह की आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ वर्ष 2013 में प्रकाशित हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका मिल्खा सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहली बार भारतीय नौसेना कौन सी खाड़ी में आयोजित यूरोपीय संघ की नौसेना बल के साथ संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले रही है? ऑप्शन ए सुएज की खाड़ी, ऑप्शन बी अदन की खाड़ी, ऑप्शन सी स्पेंसर खाड़ी, ऑप्शन डी ट्यूनिस की खाड़ी। देखिए, पहली बार जो है भारतीय नौसेना अदन की खाड़ी में आयोजित यूरोपीय संघ की नौसेना के बल के साथ संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले रही है, जिसमें आपका फ्रांसीसी, स्पेनिश और इतालवी नौसेनाओं के युद्धपोत भी शामिल हैं। इन EU-NAVFOR नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भारतीय युद्धपोत त्रिकंड हिस्सा लेने जा रहा है। यूरोपीय संघ नौसेना बल द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय अभ्यास में एडवांस एयर डिफेंस और एंटी सबमरीन अभ्यास, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, सामरिक युद्धाभ्यास, बोर्डिंग ऑपरेशन, खोज व बचाव तथा मैन ओवरबोर्ड अभ्यास आदि का संचालन किया जाएगा। इस संयुक्त अभ्यास में शामिल नौसेनाएं समुद्री क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपने युद्ध कौशल अथवा एकीकृत बल के रूप में अपनी क्षमता को बढ़ाने और सुधारने का प्रयास करेंगी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी अदन की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शोधकर्ताओं ने स्टाइगरकस जीनस की एक नई टार्टिग्रेड प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम कौन से भारतीय राज्य के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र।
देखिए, शोधकर्ताओं ने जो है आपका स्टाइगार्कस जीनस की एक नई टार्डिग्रेड्स प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम जो है वो भारतीय राज्य केरल के नाम पर रखा गया है, जहां इसकी खोज की गई थी। यह खोज केरल के पनडुब्बी भूजल आवासों की परिस्थितिकी और विविधता को लेकर राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, द्वारा किए जा रहे अध्ययन का परिणाम है। शोधकर्ताओं के मुताबिक स्टाइगार्कस कैरलिसिस नामक यह नई प्रजाति जो है भारतीय जल में मौजूद पहली समुद्री टार्डिग्रेड है, जो नवीनतम खोज को महत्वपूर्ण बनाती है। स्टाइगार्कस जीनस के तहत नामित 8वीं प्रजाति है, जो 130 माइक्रोमीटर की लंबाई तक बढ़ती है। यह एक जलीय जीव है, लेकिन यह भूमि पर भी निवास कर सकती है, और वर्ष 2008 के एक अध्ययन में पाया गया है कि यह बाहरी अंतरिक्ष के ठंडे वैक्यूम में जीवित रह सकता है। टार्डिग्रेड जीवों को पानी में भालू के रूप में भी जाना जाता है। यह जीव पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे जटिल संरचनाओं वाले लचीले एवं कठोर जीवों में से एक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से देश के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक डॉक्टर केनेथ कोंडा का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन बी है आपका जिम्बाब्वे। ऑप्शन सी, बोत्सवाना। ऑप्शन डी है आपका जाम्बिया। देखिए, आधुनिक जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक डॉक्टर केनेथ कोंडा का हाल ही में निधन हो गया। केनेथ कोंडा अफ्रीका, खास तौर पर जाम्बिया के अग्रणी नेताओं में से एक थे, और उन्होंने जाम्बिया में उपनिवेशवाद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। एक पैन अफ्रीका गठित करने के लिए प्रतिबद्ध केनेथ कोंडा ने एक नए जाम्बिया का गठन किया, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपना रास्ता तय करने के लिए स्वतंत्र था। वर्ष 1953 में वे उत्तरी रोडसियन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के महासचिव बने, लेकिन संगठन श्वेत शासित फेडरेशन ऑफ रोडेसिया और न्यासालैंड के खिलाफ अश्वेत अफ्रीकियों को लामबंद करने में विफल रहा। रोडेसिया और न्यासालैंड संघ को वर्ष 1963 के अंत में भंग कर दिया गया तथा कुछ ही समय बाद केनेथ कोंडा को उत्तरी रोडेसिया का प्रधानमंत्री चुना गया। बाद में जो है जाम्बिया के रूप में नामित इस देश ने अक्टूबर 1964 में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की, और केनेथ कोंडा इसके प्रथम राष्ट्रपति बने। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा आपका जाम्बिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे अलग अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बिड मॉडल के राज्यव्यापी क्रियान्वयन के लिए प्रयास शुरू कर दिया है? ऑप्शन ए, गुजरात। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी, उड़ीसा। ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बिड मॉडल के राज्यव्यापी क्रियान्वयन के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में सूखा मराठवाड़ क्षेत्र में स्थित बीड जिला किसी भी बीमा कंपनी के लिए यह चुनौती प्रस्तुत करता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ के किसान बार बार बारिश नहीं होने या भारी बारिश के कारण अपनी फसल गंवा देते हैं। ऐसे में उच्च भुगतान को देखते हुए बीमा कंपनियों को निरंतर घाटा हुआ है। राज्य सरकार को बिड में योजना को लागू करने के लिए निविदाएं प्राप्त करने में मुश्किल हो रही थी। बीमा कंपनियों के नुकसान को देखते हुए राज्य के कृषि विभाग ने इस जिले के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन करने का फैसला किया है। इसके अनुसार जो है बीमा कंपनी एकत्रित प्रीमियम राशि के 110% तक की सुरक्षा प्रदान करेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाल ही में 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। इस वर्ष जो है ADMM प्लस फोरम की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए, ब्रुनेई। ऑप्शन बी, कंबोडिया। ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। ऑप्शन डी, लाओस। देखिए, हाल ही में जो है 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। इस वर्ष जो है आपका एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग्स प्लस फोरम की जो अध्यक्षता है वो ब्रुनेई कर रहा है, और ब्रुनेई इस वर्ष आसियान समूह का अध्यक्ष भी है।
आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के खुले और सार्वजनिक प्रकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप वर्ष 2007 में सिंगापुर में आयोजित, ये 2 बार लिखा गया है, सिंगापुर में आयोजित एडीएमएम की दूसरी बैठक में एडीएमएम प्लस की व्यवस्था हेतु स्थापना हेतु संकल्पना पत्र अपनाया गया था। एडीएमएम प्लस आसियान और इसके वार्ता साझेदार देशों के लिए क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास हेतु सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूती प्रदान करने वाला एक मंच है। एडीएमएम प्लस में वार्ता साझेदारों में आपका ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इन्हें सामूहिक रूप से जो है आपका प्लस देशों के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। इसका उद्देश्य अधिक संवाद और पारदर्शिता के माध्यम से सदस्य देशों की रक्षा संस्थाओं के बीच आपसी विश्वास को बढ़ावा देना है। आपको पता होगा कि आसियान देशों में जो है आपका, अगर मेंबर की बात करें तो इसमें लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस, ये आपका टोटल 10 जो है इसके मेंबर हैं। और आपका प्लस देशों में जो आते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, द रशियन फेडरेशन, द यूनाइटेड स्टेट और द यूरोपियन यूनियन। ये जो है 8 आपके प्लस देश आते हैं, ठीक है, और ये इसके मेंबर हैं आसियान के। तो ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको वार्ता साझेदार भी कहते हैं। एशिया के जो है ये वार्ता साझेदार है 8। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा। इस बार जो है ब्रुनेई इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत सरकार और किसके मध्य तमिलनाडु में के चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे में परिवहन कनेक्टिविटी सुधार और औद्योगिक विकास को सुगम बनाने हेतु $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, हाल ही में जो है आपका एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के मध्य तमिलनाडु के चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे में परिवहन कनेक्टिविटी सुधार और औद्योगिक विकास को सुगम बनाने हेतु $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं। CKIC भारत के पूर्वी तट आर्थिक गलियारे का हिस्सा है जो कि पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक विस्तारित है। औद्योगिक गलियारा मूल रूप से मुख्य मार्ग के रूप में राज्यों से होकर गुजरने वाला मल्टी मॉडल परिवहन सेवाओं से युक्त गलियारा होता है। औद्योगिक गलियारे उद्योग और अवसंरचनाओं के मध्य प्रभावी समेकन प्रदान कराते हैं, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास में समग्र वृद्धि होती है। दूर दराज के इलाकों और बंदरगाहों के साथ औद्योगिक केंद्रों का उन्नत संपर्क विशेष रूप से वैश्विक उत्पादन नेटवर्क और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारतीय विनिर्माण की भागीदारी को बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे इस गलियारे के इर्द गिर्द रोजगार पैदा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक कौन से अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? ऑप्शन ए अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917, ऑप्शन बी अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1950, ऑप्शन सी अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1947, ऑप्शन डी अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1920। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक जो है आपका अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 को प्रतिस्थापित करेगा। इस विधेयक में अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा और पंजीकरण को विनियमित करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अंतर्देशीय पोत विधेयक के विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए अलग अलग नियमों के बजाय पूरे देश के लिए एक संयुक्त कानून का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित कानून के तहत प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण मात्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य होगा और इसके लिए राज्यों से अलग अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विधेयक के तहत यांत्रिक रूप से चालित सभी जहाजों के लिए पंजीकरण कराना जो है वो अनिवार्य किया गया है। सभी गैर यांत्रिक रूप से चालित जहाजों को भी जिला, तालुक या पंचायत या ग्राम स्तर पर पंजीकरण कराना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 जून, ऑप्शन बी 19 जून, ऑप्शन सी है आपका 20 जून, ऑप्शन डी है आपका 21 जून।
देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। यह दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि 2000 से 20 जून को जो है आपका विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने का मुख्य कारण लोगों में जागरूकता फैलाना है कि कोई भी इंसान अमान्य नहीं होता है, फिर चाहे वो किसी भी देश का हो या ना हो। एकता और समन्वय की भावना रखते हुए हमें सभी को मान्यता देनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की संस्था जो है आपका UNHCR शरणार्थी लोगों की सहायता करती है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 20 जून। देखिए, हम लोग थोड़ा अगर शरणार्थियों के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि शरणार्थी जो होते हैं वो किसी भी देश से नहीं होते हैं। और आप सोच सकते हैं कि मतलब हम लोग कितने लकी हैं कि हम लोग को हम एक देश के निवासी हैं जिन्हें जो है मुख्य धारा में शामिल करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुविधा दी जा रही है। जो सबसे अहम बात तो है कि उन्हें राजनीतिक अधिकार हमें प्राप्त है, ठीक है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर जो किसी व्यक्ति को ये सुविधा अधिकार ना मिले तो उनका जीवन कैसा होगा? आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब कंडीशन खराब होगा उनका, जिनको ना एजुकेशन की फैसिलिटी ठीक से मिलती है, ना आपका हेल्थ में कुछ उनका लाभ मिल पाता है, ना ही कहीं पे वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो विश्व में ऐसे बहुत लोग हैं जो कि पिछले कई पीढ़ियों से जो विस्थापित होने की मार झेल रहे हैं, जिन्हें आज तक जो है पुनर्वास नहीं मिल पाया है। तो बहुत सारे ऐसे हैं अभी तक उनको नागरिकता नहीं मिली और किसी भी देश में वो जाके बस जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको नागरिकता नहीं होती। इस वजह से उनको बहुत सारे अधिकार नहीं मिल पाते हैं, जिन्हें जो है आज पिछले साल जो है आपका संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने जो है अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दुनिया भर में जो है आपका 4 करोड़ से भी अधिक शरणार्थी अनिश्चित भविष्य के साथ जी रहे हैं, जिनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट की माने तो शरणार्थियों के पुनर्स्थापन के लिए जो कोशिशें की जा रही है वो नाकाफी है। जिन कारणों से शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है उनमें आपका युद्ध है, प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन शामिल है। लगातार हो रहे युद्ध, प्राकृतिक आपदा की वजह से आज मानव जो है अस्थायी रूप से रहने के लिए विवश हो रहा है तथा अपना जीवन यापन करने के लिए मजदूरी कर रहा है। कहने को तो इनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बने हुए हैं, लेकिन जो इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और सरकार और राजनीतिक पार्टियों से लेकर आम लोगों तक कोई इनकी बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जो है वो शरणार्थियों की स्थिति एक अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बनती जा रही है, जिसके समाधान के लिए जो है वैश्विक स्तर पर काम किए जाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी चाहती है कि दुनिया के सभी जो देश विस्थापित हैं वो इन्हें सुरक्षा देने की दिशा में गंभीरता से काम करें। लेकिन आपको भी पता है कि कोई अपना क्यों जनसंख्या बढ़ाएगा, इस चक्कर में जो है इनकी कोई हेल्प भी नहीं करता है कोई कंट्री। बहुत सारे ऐसे हैं कि कुछ लोगों को अपना मतलब क्या बोलते हैं नागरिकता दे देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे हैं, आप समझ सकते हैं 4 करोड़ ऐसे हैं जिनको अभी तक शरणार्थी मतलब उनको शरणार्थी अभी भी बने हुए हैं, किसी देश के वो नागरिक नहीं बने हैं। आप सोच सकते हैं कि इनका कंडीशन कितने खराब होगा, जस्ट बिकॉज कि हम लोग ये युद्ध में, ये आपका प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन, ये सब में खास करके युद्ध में बहुत होता है, क्योंकि कोई भी ऐसे कंट्री में क्यों रहना चाहेगा जहां पे उनको हमेशा अपने जान का खतरा रहता है। तो इस वजह से वो दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं और यही शरणार्थी का जो है आपका मेरे हिसाब से, और प्राकृतिक आपदा तो है ही, ठीक है। और जैसे कि जलवायु आपका जहाँ पे कंडीशन खराब रहता है, आपका पानी वगैरह का नहीं होता है, आपके हमेशा भूस्खलन वगैरह आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है कि इनके आगे क्या करना चाहिए। खास करके संयुक्त राष्ट्र इसमें जो है बहुत अच्छा अहम भूमिका निभा सकता है मेरे नजरिए से, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, 20 जून। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।